ओके तो प्यारे बच्चों, देखो कल के क्लास में हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया है और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जो भी हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, उससे फिर आगे नॉन सेलुलर और फिर सेलुलर एंटाइटीज का जो ओरिजिन हुआ है ना, उसका एक फ्लो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। देखो हमने कहा कि एविडेंसेस में, देखो जैसे एविडेंसेस के बारे में कल हमने बात की थी, तो नंबर वन एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है उसका। दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। ठीक है। तीसरा जो एविडेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, वो है बच्चों कंपैरेटिव एनाटॉमी का या मॉर्फोलॉजी का। तो जैसे कि हम लोग ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि हमने कल बात भी कही थी, तो देखो यहाँ नोटिस करने वाला बात यह है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो उनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट है। तो उनको हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। इससे वो एडाप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं या तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने चीता, वेल, बैट और ह्यूमन के फोर लिम्स के जो एग्जाम्पल है वो कल हम लोगों ने देखा था। अगर आपको याद हो तो कल मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हम यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी लिखा है कि अदर एग्जाम्पल्स आर द वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन। ठीक है। तो देखो हार्ट के बारे में अगर हम लोग देखें जैसे कि, तो हार्ट का सब में ओरिजिन तो एक ही जैसा है। ठीक है। मसल्स है, वो मस्कुलर ऑर्गन है, बट हर एक इसमें वो एक जैसा फंक्शन नहीं करता। मतलब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि किसी में वन सिंगल चेम्बर्ड हार्ट है, किसी में टू चेम्बर्ड है, किसी में थ्री चेम्बर्ड है। इसका मतलब है किसी में सिर्फ वो पंप करता है ब्लड को, है ना, बिल्कुल मतलब पासेज करा देता है। और कहीं पे वो मतलब सेपरेट भी कर पा रहा है ना, मिक्स नहीं कर पा रहा है, ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है ऑक्सीजन की एडियर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज जो है सिर्फ पंपिंग से, है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें बिल्कुल सेपरेट चेम्बर बना दिए हैं, वेंट्रिकल्स बना दिए हैं, जिनसे जो ब्लड है वो ज्यादा इफेक्टिवली पंप किया जा सके विदाउट मिक्सिंग, है ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करना। ये सारी ही चीजें बेटा हार्ट जो है वो करते चला जा रहा है। इवन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना भी, ये भी एक काम जो है वो हार्ट करता है बाय एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड। सो इसी तरह से ब्रेन का भी हम लोग इवोल्यूशन देखते हैं, है ना, मतलब बनते तो न्यूरॉन से हैं सब में, बट हर एक इसमें जो ब्रेन है, मतलब अगर वर्टिब्रेट्स में आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे, उनकी कैपेसिटीज को देखोगे, वो जितने फंक्शंस को अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है, ठीक है, और एक क्रो का ब्रेन है, इसमें डेफिनेटली बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है एज पर द फंक्शनल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। तो इस सेंस में हम लोग इनको होमोलॉगस कहते हैं। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे प्लांट का एक एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्लांट का क्या एग्जांपल था, वो था बेटा बोगनविलिया और कुकुरबिटा में थॉर्न और टेंड्रिल का। दोनों का ही ओरिजिन जो है बर्ड से है, स्टेम से है। ठीक है, बट फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो होमोलॉजी जिसको हम लोग कह रहे हैं इज व्हाट, इज द बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हमें हमेशा याद रखना है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। डाइवर्जेंट, अब मैंने कल समझाया था इसका क्या मतलब है। ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज अब जब हम एनालॉजी ये वर्ड यूज करते हैं, एनालॉजी का क्या मतलब है यार। ठीक है, ऐसी सिचुएशन रेफर सिचुएशन एग्जैक्टली टू अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कि अलग अलग आपको देखने को मिल रहे ऑर्गन्स हैं और उन्होंने एक ही प्रकार का फंक्शन करना शुरू कर दिया है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में सीधा एक एग्जाम्पल ले, विंग्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। विंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं ठीक है, अभी विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, बटरफ्लाई में भी विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई हैव द विंग्स, बैट आल्सो हैव द विंग्स एंड बर्ड आल्सो हैव द विंग्स। तीनों का केस में विंग्स का फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली विंग्स आर हेल्पफुल इन द फ्लाइंग, है ना। बट इफ यू सी प्रॉपरली, although the functions is same, function is same, function अलग नहीं है,
बट देयर ओरिजिन इज डिफरेंट, ओरिजिन अलग है। अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ द बैट जो एक्चुअली फैलेंजेस होते हैं, है ना, वो इतने लंबे हो जाते हैं और उनके बीच में फ्लैप्स डेवलप होते हैं, तो उससे वैसे विंग बनता है। बर्ड्स के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो इट्स एक्चुअली नॉट दी, है ना, उसमें कोई बोन का या फैलेंजेस का एडजस्टमेंट है नहीं। वहां पे होता है बेटा कि उनके यहाँ पे उनको आपको उनके मसल्स के ऊपर फीदर्स डेवलप होते हैं, तो फीदर्स की वजह से एक्चुअली उनका विंग बनता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस, यू नो, द फॉर्मेशन, द ओरिजिन इज वेरी डिफरेंट, मसल से बन रहा है। और अगर आप बटरफ्लाई वगैरह के केसेस में देखो तो उनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वहां से, या बैक साइड के जो मसल्स होते हैं वहां से बेटा, वो एक्चुअली आर्म से कोई मतलब ही नहीं है, उनके आर्म से लेग से कोई मतलब नहीं है। So in this case, if you see, wings are there in all different organisms, but you know, they are not actually of the same origin. So इनको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो बहुत ही आसान नॉर्मल पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है, देखो, आप देख सकते हो, है ना। ये देखो, ये है ह्यूमन में, एंड देन चीता में, एंड देन व्हाटएवर में द ब्लू व्हेल का जो, है ना, फ्लैप है वो है, एंड दिस इज व्हाट द व्हाट वी कैन से द बैट्स विंग। ठीक है, तो ये सारे बेटा ऑब्वियसली एनिमल के केस में आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से होमोलॉगस ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ बोगनवेलिया और कुकुरबिटा का भी एग्जांपल दिया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। मैं अगर यही डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब इस पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कस दिस पॉइंट, ठीक है। देखो, पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। हम लोग ये कहते हैं कि एक अलग ही फंक्शन, ये मसल से, ये, है ना, ये पीठ के बोन मसल से, ये हैंड के मसल से, और ये बेटा हैंड के बोन से, इनसे एक ही प्रकार का फंक्शन डेवलप हुआ, विंग, अलग अलग नहीं हुआ। तो इस इवोल्यूशन को हम लोग कह रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज नहीं हो रहा है। जब हम होमोलॉगस, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको बड़े ध्यान से समझो। नंबर वन थिंग, जब भी हम लोग होमोलॉगस के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर एक ही है, ह्यूमेरस, रेडियसल एंड ऑल, उससे किसी में विंग बन रहा है, किसी में लेग बन रहा है, किसी में हैंड बन रहा है, ये जो है, तो आपको दिखाई दे रहा है यार, ये डाइवर्ज होते चला जा रहा है ना। यहाँ पे देखो यार, अलग अलग प्रकार की चीजें और एक ही काम कर रही है, विंग्स बना रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम एनालॉगस, मतलब लॉगस मतलब पोजीशन, ओरिजिन अलग अलग है, लोगस मतलब पोजीशन उसकी अलग अलग है, तब भी फंक्शन एक ही जैसा कर रहा है। ठीक है, और वैसा ही यहाँ पे बेटा एक ही पोजीशन है, एक ही जगह से आ रहा है, लोकेशन एक जगह से आ रहा है, बट फंक्शंस वो अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन करना, अलग अलग फंक्शन करना, ठीक है, ये फर्क है, पक्का। तो यहाँ डेफिनेटली बेटा ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग एट अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, और एक जगह पे बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो लास्ट में बोल देता हूँ, होमोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ अंडरस्टैंड, इसमें कुछ वेरिएशन थोड़ा बहुत आगे आएगा, उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक, है ना, they are not anatomically similar structures though they perform similar function। तो anatomically they are not similar, है ना, that is what the point। ठीक है, although they perform the similar function, तो इसको हम लोग analogous organs कहते हैं। Hence, analogous structures are result of the convergent evolution। बस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सर आपको आता है। हाँ बोलिए। सर इसका मतलब कि डाइवर्जेंट में डिफरेंट फंक्शंस होता और कन्वर्जेंट में सिमिलर। नहीं, इतने से नहीं होता, वैसा नहीं है। डिफरेंट फंक्शन सेम फंक्शन नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, अगर वो डिफरेंट फंक्शंस करते हुए दिखाई दे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए इवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए होमोलॉगस ऑर्गन दिखाई देते हैं। हेलो, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर द प्रूफ, प्रूफ है वो हमारे पास कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। हेलो,
समझ रहे हो? यस सर। हाँ, है ना, सिर्फ फंक्शन से नहीं, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में बात करना है, तभी ये हम होमोलॉजी ऑनोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है? यस पक्का? सर। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पे बहुत सिंपली है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी। अलग अलग स्ट्रक्चर्स है बट एक ही फंक्शन कर रहा है। इसका कोई और एग्जांपल है क्या? यहाँ पे देखो देता है, अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर द आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स। अब देखो यार, ऑक्टोपस की आंख जो है वो क्या है, एक्चुअली उसका भी यूज है देखने के लिए। मैमल्स है, उनकी आंखें क्या है, तो वो भी देखने के लिए, बट ओरिजिन बिल्कुल अलग है। उनकी जो आंखें होती है बेटा, वो डायरेक्टली एपिडर्मल लेवल पे होती है, ठीक है, एकदम जितना जैसे हमारे यहाँ पे डेवलप होता है पूरा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ ये वो, ऐसा उनका होता नहीं है, ठीक है? तो उनका और हमारे इसमें एनाटॉमिकली आईज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऑल्दो द फंक्शन इज सिमिलर। और द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन, अगर आप पेंगुइन का फ्लिपर देखोगे और डॉल्फिन्स के फ्लिपर देखोगे तो इनमें भी बेटा बहुत ज्यादा फर्क होता है। दोनों के पास भी फ्लिपर है, बट देखो पेंगुइन्स और डॉल्फिन है ना, वो दोनों के ही फ्लिपर्स का फंक्शन ये है कि वो तैरेंगे, पानी में तैरते हैं, ठीक है, बट उनका ओरिजिन एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? एनाटॉमिकली दे आर डिफरेंट। पक्का? तो वन कैन से दैट इट इज सिमिलर हैबिटेट। अब यहाँ पे अब हमें नोटिस करना है कि ऐसा हुआ क्यों सर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स ने एक ही फंक्शन क्यों ले लिया? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। इवोल्यूशन मतलब सब सर एक ही चीज से अलग अलग ऑर्गन्स बनने चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए, वेरिएशंस आने चाहिए। यहाँ तो अलग अलग चीजें मिलकर के एक ही फंक्शन पे आ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही है, फंक्शन दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, नाउ देखो, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाओ, यहाँ सिंपल रखो। सिंपल चीज क्या है? हाउ यू कैन प्रूव द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है? क्वेश्चन है ना, बाय बाय कैसे प्रूव करोगे बताओ? बाय होमोलॉगस ऑर्गन्स और बाय एनालॉगस ऑर्गन्स, हाउ यू प्रूव द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इतना ही क्वेश्चन है। और आंसर बिल्कुल इसका होमोलॉगस। सिंपल स्ट्रेट होमोलॉगस ऑर्गन्स है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट देखो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही रियल इवोल्यूशन है, उसी से नए नए स्पीसीज बने हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक रियल इवोल्यूशन नहीं है। हेलो, यस, है ना? जितनी भी यस हमें सर। डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, डाइवर्सिटी वर्ड में ही है, डाइवर्सिटी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो एक एडजस्टमेंट है, जैसे कि हम लोग आगे भी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखेंगे कि यार ये क्या मतलब है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। सो विल सी द एग्जांपल्स इन एडाप्टिव रेडिएशंस, ठीक है? सो अभी नोटिस करो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से देखो। One can say that it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive feature in different groups of organisms but toward the same function। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, बट क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, एक जैसे कि यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्supials वगैरह रहते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो आए तो अलग अलग ओरिजिन से हैं, उनका ओरिजिन अलग अलग हुआ है, बट आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, अभी बहुत ज्यादा डेजर्ट कंडीशन है, वहां पे एक ही जगह वो रहते हैं, तो उन्होंने एक जैसे फंक्शंस को बेटा करना शुरू कर दिया। ये उनका एडाप्टेशन है, क्योंकि उनको बाहर जाने का कहीं मौका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स बाय द सी वाटर, यस और नो? हेलो, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा आइलैंड जैसा ही है ना कंट्री, करेक्ट है? यस तो सर। बेटा चारों बाजू से वो ओशन से सराउंडेड है। अगर ऐसा है, ठीक है, इफ इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल नोटिस करने वाला मुद्दा ये है सिंपल सा, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सालों से अगर एक ही जगह पे एक ही हैबिटेट में रहना शुरू करते हैं,
अभी जैसे ठंडी जगह पे जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, आपको दिखाई देगा उनमें कैसे ना कैसे करके एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने टू फाइट विद द कोल्ड, है ना, अल्पाइन रीजन्स में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्वीट पोटैटो का रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो का स्टेम का मॉडिफिकेशन इज अनदर एग्जांपल फॉर एनालॉजी। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार बेटा 2-3 बार तो एग्जामिनेशन में दिखता है। अभी ये क्या है, ये लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, है ना, पूछते हैं, बट ये एक्चुअली इवोल्यूशन चैप्टर में आपके लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या मतलब है, स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, स्वीट पोटैटो स्टोर करता है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। पोटैटो क्या करता है, पोटैटो भी बेटा स्टोर करता है। दोनों का यूज क्या है, जब भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना है, पेरिनेशन करना है, एडवर्स कंडीशन है, उस वक्त ये जमीन के अंदर दबे रहेंगे, ठीक है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। यही काम है, रिजर्व करके रखो फूड मटेरियल को, यही दोनों का काम है। बट अगर आप केयरफुली देखोगे तो दोनों का फंक्शन एक है, बट ओरिजिन अलग अलग है। एक रूट का मॉडिफिकेशन और दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। हेलो, यस है ना, सर। आगे चलते हैं। नाउ इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन। अब यहाँ पे हम रुकते नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर से देख लिया तो हो गया, नहीं। देखो, हम अगर बेसिक पे चले जाए, हमारे बेसिक पे, कोर पे, मतलब हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनके लेवल पे ये कंसेप्ट अगर लेके चले जाओगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जस्ट सी वेरी, है ना, ब्यूटीफुल थिंग इज दिस। In the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives clue to the common ancestry. अगर हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में मानते हैं, अगर हम समझते हैं, तो डीएनए सब में एक जैसा ही तो है, वही तो ए टी सी जी ही तो बेस पेयर्स है, और कुछ है क्या उसमें, नहीं है, है ना, सब में वही तो है। प्रोटीन्स में देखो तो वही है, वही 20 अमीनो एसिड्स। बट इन प्रोटीन्स ने और डीएनए के सीक्वेंसेस ने इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और इतना सीक्वेंशियल डिफरेंसेस लिए हैं, ठीक है, ऑल्दो ये कहीं ना कहीं एक जगह से कॉमन है, क्योंकि हर एक में वैसा ही डीएनए, हर एक में वैसा ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस भी सब में एक जैसी है। हेलो, सेंट्रल डोगमा सबके लिए सेम है, कुछ अलग है क्या, नहीं है। तो इससे साबित नहीं होता, इससे, है ना, ये कॉमन एंसेस्ट्री है करके, होता है कि नहीं होता है ना। सो ऑब्वियसली इट इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। आपने कोडॉन का रूल तो बताया मैंने, इट इज अ यूनिवर्सल, कोडॉन इज यूनिवर्सल। एयूजी मींस हर बार मिथ्योनिन ही कोड होगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो आप, स्मॉलेस्ट आर्कीबैक्टीरिया भी लोगे ना तो वहां पे भी वही है, है ना। So these यस सर। biochemical similarities point to the same shared ancestry as a structural similarities among diverse organisms. आप चाहे कोई ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे तो इतनी जबरदस्त सिमिलैरिटी है कि केमिकल वे से हम लोग उनको अलग मानते ही नहीं हैं। सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही एंसेस्ट्री से आए हैं। इससे 100% बेटा, है ना, हमें क्लू मिलता है। क्लियर है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, मैन हैज bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. मतलब हमने क्या किया, हमने, है ना, टेट्राप्लॉइड वीट बनाया, हेक्साप्लॉइड वीट बनाया, बट आज भी वीट ही तो है, वो कुछ अलग हुआ क्या, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो अलग कुछ हो गया, नहीं, वो वीट ही है, उसको खाते हैं हम लोग। हमने एग्रीकल्चर में अलग अलग ब्रीड्स बनाए, हॉर्टिकल्चर में अलग अलग ब्रीड्स बनाए, प्लांट्स के, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन करा करके। डॉग्स की कितनी वैरायटीज है बताओ, है ना, कितने ब्रीड्स है डॉग के, बट स्टिल दे आर डॉग। मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर डॉग ही है ना, कैनिडी ही है, ठीक है, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप में आते हैं वो सारे। सो इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन द हंड्रेड्स ऑफ इयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इंसान सिर्फ अपने 100 साल के या 100-150 साल के इतिहास में, हिस्ट्री में इतने सारे ब्रीड क्रिएट कर सकता है खुद से,
ठीक है, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स? बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, है ना, है ना। अगर ये हम लोग कर सकते हैं तो यार नेचुरली तो ये बहुत पॉसिबल है ना। ब्रीडिंग, नया ब्रीड्स बनाना, नए ब्रीड्स आ जाना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको दिख रहा है ना कि कोरोना वायरस खुद से म्यूटेट हो रहा है। हम लोग कर रहे हैं क्या उसको जाकर बोल रहे तू कर रहे भैया? कोई इंसान बोल रहा है उसको? नहीं कर रहा है, वो खुद ही हो रहा है ना। इतने कम स्पैन में वो हो रहा है क्योंकि वो छोटा है। हाँ, बड़े ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस है वो एक्यूमुलेट होने में, नए स्पीसीज आने में समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय बीत चुका है, कितने तो एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और यस बहुत ही सर। बढ़िया सा पॉइंट दिया है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया है, ठीक है। बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड वाला जो एक एक्सपेरिमेंट है वो है ना आया है, जो कि हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताता है। देखो, अब ये सिंपल क्वेश्चन आया था कि ये एक्सपेरिमेंट किस चीज को प्रूव करता है? आंसर, इट प्रूव्स द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन कलेक्शन ऑफ मॉथ्स। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ मॉथ है। मॉथ मतलब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बटरफ्लाई जैसे होते हैं, बट वो हमेशा स्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है, अपनी विंग्स को क्लोज नहीं करते। सो इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1950s, before industrialization set in, it was observed that there were more white winged moths. अभी मॉथ के दो प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा डायग्राम देख लो, आपको पहले तो दिखाई देगा, यहाँ पे डायग्राम आप देख लो, ठीक है। दो प्रकार की मॉथ आपको दिखाई दे रही है, एक डार्क कलर की है, एक व्हाइट कलर की है। बट उनके कलर देखने से बेहतर है कि आप उनका बैकग्राउंड देखो। ये बैकग्राउंड अगर आप देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर वो मॉथ बैठी हुई है, वो ट्री है। उस ट्री के ऊपर बेटा वो मॉथ बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद में ये वाला बैकग्राउंड देखो, मौत का कलर नहीं चेंज हुआ, मौत का कलर जैसा है वैसा ही है। बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो ट्री है, जो बार्क है ना, वो बेटा पूरा ब्लैकिश हो रहा है। दिख रहा है? अब दिख रहा है ना, पूरा क्लियर है ना। यस तो सर। चेंज बेटा ट्री में है, चेंज इनमें नहीं है। पहले तो ये नोटिस करो, चेंज अभी क्या है, इनको क्रोज जो होते हैं, कौवे, उनको बहुत पसंद है ये मौत को खाना। वो आते हैं उड़ते उड़ते, है ना, दिखा एक आध मौत तो पकड़ लेते हैं चोंच में और खा जाते हैं। दैट इज व्हाट देयर, वो तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है, उनको पेट भरना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, पहले केस में क्रो को कौन अच्छे से दिखेगा? कौन अच्छे से दिखेगा? क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइटिश है, तो ये जो ब्राउन कलर वाला है ना, ये ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, बराबर है, बहुत क्लियरली दिखाई देगा। और क्रो इसको ज्यादा खाएगा, इसे नहीं। तो किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा? व्हाइट वाले का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। हेलो, इजंट इट? यस सर। है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इसके पीछे का जो है बार्क बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है, अगर ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर बेटा एडवांटेज किसको मिला? एडवांटेज अब बेटा ब्राउन वाले को मिल रहा है, ब्राउन। जो ब्लैक वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो है अभी डिसएडवांटेज में आ गया, तो इनका पॉपुलेशन कम होना शुरू हुआ। तो बेटा ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि नेचुरल, अभी यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? प्रेडिटर, क्रो। क्रो जो है वो प्रेशर क्रिएट करने वाला, है ना, माध्यम बन चुका है। ठीक है, और दो स्पीसीज है, ब्लैक और व्हाइट, इनमें से बेटा एक को सिलेक्ट किया जा रहा है मौत के। नाउ रीड इट, इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ कहा जा रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वेर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स ऑन ट्रीज देन द डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड। ये देखो, ये मेलानाइज्ड मतलब डार्क विंग, ठीक है, मॉथ। क्यों? However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization हुआ in 1920। देखो 1850s में आपको व्हाइट वाले ज्यादा मिल रहे थे एज कम्पेयर टू द डार्क विंग्स, बट 1920 में जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देयर वर मोर डार्क विंग मॉथ्स इन द सेम एरिया, दैट इज एंड द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स। तो प्रोपोर्शन रिवर्स हो गया। अब ये क्या है ना चीज है, इसको नोटिस करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट predators will spot a moth against a contrasting background। जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से बेटा उनको वो, है ना, मौत को स्पॉट कर रहे हैं। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, नाउ देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो आपको पता होगा कि लाइकेंस जो होते हैं ना, लाइकेन,
बेटा वो सल्फर के पोल्यूशन को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जहां पे भी सल्फर का अमाउंट एयर में बढ़ गया तो बेटा वहां से लाइकेन पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी क्या रोल है लाइकेन का थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। द ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। अब आप नोटिस करो ये वाला जो बार्क है ये डार्क क्यों हो गया, वाई? क्योंकि लाइकेन्स गायब हो गए। जो उनके ऊपर, इस ट्री के ऊपर लाइकेन ग्रो होते थे वो लाइकेन ग्रो ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे एयर में बेटा पोल्यूशन बढ़ता चला गया, सल्फर का कंटेंट बढ़ा, वैसे वैसे बेटा उस एरिया से लाइकेन गायब हो गए। ट्री जहां है वही है, मॉथ जहां है वही है। ठीक है, बट लाइकेन्स आर गॉन। इसीलिए जो ट्री का ओरिजिनल कलर है डार्क वाला वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका फायदा किसका हुआ, है ना, जो मेलानाइज्ड मॉथ है उसको। So under this condition, the white wing moth did not survive due to predators. ठीक है, डार्क विंग और मेलानाइज्ड विंग मॉथ सर्वाइव। ठीक है, तो ये हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या सिचुएशन थी बच्चों? थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन। तो बेटा व्हाइटिश कलर का लाइकेन उन ट्रीज के ऊपर ग्रो होता था, ट्रीज को कवर करके रखता था। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड बट द डार्क कलर्ड मॉथ वेयर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर्स। यस, है ना। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। हैव यू क्लियर्ड? हेलो। यस सर। है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछना एनसीईआरटी का आदत है। डू यू नो that lichens can be used as industrial pollution indicators? Yes, lichens are the pollution indicator ना, सल्फर इंडिकेटर होते हैं। सल्फर का थोड़ा भी अमाउंट बढ़ गया वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं होते। ठीक है, तो ये तो है हमारे बुक में भी है, क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलता है। So they will not grow, they will मतलब lichens, they will not grow in areas that are polluted. Hence moth that were able to camouflage, जो camouflage मिलता था व्हाइट वाले मॉथ को वो मिल नहीं रहा बाद में। ठीक है, ठीक है। तो जिसको जब भी कैमोफ्लेज मिला वही सरवाइव कर रहा है। पहले व्हाइट वाले को कैमोफ्लेज मिल रहा था तो उसको एडवांटेज था। अब बेटा जो मेलानाइज्ड है डार्क मॉथ है उसको एडवांटेज है क्योंकि उसे कैमोफ्लेज मिल रहा है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन विल रिवर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बेटा नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यस एवरीवन, हेलो। यस है ना। सर। सो यहाँ बहुत ही सिंपल है ये बात। क्या हुआ? सॉरी। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, अब ये आइडिया क्या है, ये इसको सपोर्ट कहाँ से मिला? अभी लंदन जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ उसके आजू बाजू में बहुत सारे एरियाज है, छोटे छोटे गांव है वहां पे भी, देहात है ना, लंदन के आजू बाजू में जो भी, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे अभी भी मतलब व्हाइट जो मॉथ है उनका पॉपुलेशन आपको बिल्कुल ज्यादा दिखता है, बिल्कुल, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहां लाइकेंस ग्रो होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वो जो पहले वाला बेनिफिट है वो अभी भी मिल रहा है। So this understanding is supported by the fact that the areas where industrialization did not occur, in rural areas, the count of the melanic moth was low. This showed that in a mixed population, those that can better adapt, survive and increase population size. Remember that no variant is completely wiped out. But यहाँ पे जिस तरह से लोगों को, मतलब बच्चों को भी ये लगता है इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में उनको लगता है कि सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप देखो इतने साल हो गए हैं वहां पे, अभी भी ब्लैक कलर का जो मॉथ है वो भी है, क्योंकि वो भी उतनी तेजी से रिप्रोड्यूस भी करता है। हेलो, है ना? तो ये नहीं कि एक को सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे होता है। मैंने कल ये समझाया था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक यस सर। वर्ड अब मैंने कल बताया था। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से, है ना, जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और दैट दैट गिव्स एक्चुअली द स्टेबिलिटी फॉर द पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एनी बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। नाउ सिमिलरली एक्सेस यूज, अब हम लोग हर्बिसाइड्स बहुत यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, has only resulted in the selection of resistant varieties in a much lesser time scale. हमें क्या लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है क्या कि देखो हम हर्बिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो सारे इंसेक्ट्स मारे जाएंगे, सारे पेस्ट मारे जाएंगे, है ना, दुनिया भर में कहीं पे भी कोई कीड़ा नहीं होगा, कोई बढ़िया होगा एकदम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है नहीं। जब आप कोई भी इंसेक्टिसाइड बनाते हो, पेस्टिसाइड बनाते हो, जब आप पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हो, तो बेटा वो सारे पेस्ट मारे जाएंगे जो कमजोर है, जो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। बट उसी समय वहां पे ऐसे पेस्ट मौजूद है जो इसी केमिकल को रेजिस्ट भी करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने कोई पेस्टिसाइड यूज किया तो आपने नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर को यूज किया, और इससे क्या हुआ कि आपने ऐसे इंसेक्ट्स को बढ़ावा दिया, क्योंकि बाकी लोगों को तो मार दिया आपने, कंपटीशन खत्म कर दिया, है ना, बाकी लोगों को आपने मार दिया तो कंपटीशन खत्म। तो जो रेजिस्टेंट वैरायटीज है और तेजी से बढ़ती है कम से कम समय में। कुछ समझ में आया क्या? हेलो। सर नहीं आया। सिंपल है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ यहाँ पे। देखो हम मॉस्किटो का एक एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कभी आपको ये नहीं लगा कि हमने, मतलब आप जैसे जब से आप होश संभाला है तब से आपने कितनी तो भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी मॉस्किटो को मारने के लिए, न जाने कितने प्रकार के आपने ऐड देखे होंगे, है ना। हर बार ये लाया है नया तरीका, ये तरीका, है ना, नाउ द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट, ऐसा आपने सुना है ना। बट रियलिटी ये है कि क्या मॉस्किटो खत्म हो गए क्या? हेलो। नो नहीं सर। हो गए। तो क्या है, आपने कोई केमिकल बना दिया, उसको यूज कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 1 लाख मॉस्किटोज है, ठीक है। इन 1 लाख में से 50,000 मारे गए क्योंकि इस केमिकल को सहन नहीं कर पाए। आप ताली बजा रहे हो, एंजॉय, वाह मजा आ गया। बट उसी समय आपने ये नहीं सोचा कि बाकी 50,000 बच गए हैं, वो क्या है, वो इस केमिकल से मरते नहीं है, उनके पास इतनी पावर है कि दे आर रेजिस्टेंट टू दिस केमिकल विच यू एक्चुअली यूजिंग। हेलो, है ना। यस सर। पहले तो इनके बीच में कंपटीशन तो भी था, ये वाली वैरायटी जिसमें, हाँ, जो है ना मर भी गई, उनके बीच में और इसके बीच में कंपटीशन था। अब इसको तो रोकने वाला कोई नहीं है, तो यही बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर आप अभी कितना भी वो केमिकल यूज करो, कितना भी करो, वो मरेगा नहीं। आपको लगेगा अरे पहले तो मरता था, अभी क्या हो गया, नहीं होगा। सो व्हाट इज दैट वी आर डूइंग द सेम थिंग। अभी जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हमने डॉट्स की टेक्निक बनाया, एकदम इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट द टीबी, ठीक है। टीबी का पेशेंट एकदम लाओ चकाचक धो करके हम लोग वापस भेज देंगे बढ़िया बना करके। नाउ हमने इतनी बार ये एंटीबायोटिक्स यूज किया है कि जो जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, वो इतना रेजिस्टेंट हो चुका है कि आप किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक उसको दे दो, वो मरता ही नहीं है। मतलब आपने उनको तो मार दिया जो रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, बट उनका क्या, जिनमें वो रेजिस्टेंस पावर है, वो अभी भी है। आर यू श्योर? यस सर। हाँ। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स, जैसे कि मैंने बताया ना अभी, मैं उदाहरण वही दिया। फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल, तो हम लोग वर्ड यूज करते बेटा सुपर बग,
हैव यू हर्ड दिस वर्ड सुपर बग? सुपर बग क्या है भाई? आप उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक डालो, कुछ भी डालो, अब वो नहीं मरेगा क्योंकि आपने जितने भी है ना बिना रेजिस्टेंस वाले जो बैक्टीरिया उनको मार दिया है, वो नहीं है। अब जो बचे हैं ना वो खतरनाक वाले बचे हुए हैं, जो रेजिस्टेंट है, जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। Hence, the resistant organisms cells appearing in a time scale of months or years and not centuries. इसीलिए अभी आजकल क्या हो रहा है, जो नए नए म्यूटेंट या वेरिएशंस आ रहे हैं पनप करके, वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ही दर्जे के, उनके ही रेंज के जो है ना नॉन रेजिस्टेंट वैरायटीज जो थी, जो है ना कॉम्पिटिट करती थी इनके साथ में, वो खत्म कर दिया आपने। उनको तो खत्म कर दिया ना। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं। ये मस्त खा पीते हैं और फिर एंजॉय करते हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब इंसान की एक्टिविटीज की वजह से बेटा हमने क्या कर दिया है, माइक्रोब्स के लेवल पे या छोटे ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे हमने इवोल्यूशन की स्पीड को चाहे जाने अनजाने में बेटा बढ़ा दिया है। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determination. ठीक है? तो ये नहीं कि ना मतलब इट इज क्या बोलते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें देखना है कि नहीं बिल्कुल तय हुआ, प्रोग्राम्ड है, प्रोग्राम्ड ऐसा हुआ तो यही होगा, फिर ऐसा हुआ तो यही होगा, फिर ऐसा हुआ तो यही होगा, है ना? ये ऐसा नहीं होता। इवोल्यूशन इज नॉट लाइक दैट, इट इज ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, इट इज ऑलवेज एन ट्रायल एंड एरर मेथड। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन द चांसेस इवेंट्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर से मिला जुला, है ना। डिटर्मिनिज्म मतलब प्रोग्राम, ऐसा ही होगा, भविष्य तय है, नास्ट्रेडमस ने बताया, ये सब नहीं है इधर। यहाँ पे है सिंपली, है ना, whatever may be the situation, within that situation the different types of the decisions will be made। ठीक है, तो टाइम के साथ, स्पेस के साथ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ में बेटा नया नया स्पेसिएशन जो भी होता है वो होता रहेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं होंगे कि सर 2500 में ह्यूमन का ब्रेन तो बहुत डेवलप हो जाएगा, अगर ये हम सोच रहे हैं तो हम लोग डिटर्मिनिज्म पे हैं। वी आर इन द डिटर्मिनिज्म, है ना। हेलो, ऐसा ही होगा ना। ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से खत्म हो जाए, है ना, ये पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, सो जिस तरह से जिस लेवल्स पे आपको, है ना, हर एक स्पीसीज का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, उतने ही बेटा परसेंटेज है कि उसका डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस। हेलो, Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया है। नाउ आते हैं व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। वैसे तो आपको आइडिया आ ही गया है एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, मैंने बता ही दिया है ना। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, क्लियर है आपको, है ना। देखो, अगर हम कभी भी मतलब कोई भी चीज, ये पॉइंट है यार, इस पॉइंट से अगर बहुत सारे रेज निकालेंगे जो कि डाइवर्ज हो रहा है ना। अब ये डाइवर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो, ये एंसेस्टर है हमारा सेंटर में जो है बच्चों, है ना, ये एंसेस्टर है और इससे अलग अलग फंक्शंस हमें मिले, क्योंकि ये अलग अलग एडाप्टेशन है। ये अडाप्ट हुआ, अलग फंक्शन बनाया, ये अडाप्ट हुआ, तो ये रेस दिखा रही है बेटा अलग अलग डायरेक्शंस ऑफ द एडाप्टेशंस। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, सो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। अब ये गैलापागोस आइलैंड गए थे भाई साहब, है ना। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। उसमें से सबसे बेटर है वो जो कि बर्ड्स है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग फिंचेस कहते हैं। ठीक है, सो ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट जिनको आया वो था स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड एज द डार्विन्स फिंचेस। देखो, फिंचेस मतलब बर्ड्स ही होता है। तो इनका एक एग्जाम्पल आप देखोगे तो है ना, उसको बहुत ही बड़ा अजीब सा लगा। He realized that there were many, बहुत सारे बर्ड्स है। आइलैंड है, आइलैंड है का मतलब पहले समझो,
सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही बच्चे भूल जाते कि वो आइलैंड पे गया था। आइलैंड है मतलब प्रॉब्लम क्या है बताओ, आइलैंड का प्रॉब्लम क्या है? इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय वाटर। मतलब इनको, इन एनिमल्स को बाहर कहीं जाने का कोई मौका नहीं है। वाटर मतलब कोई नदी नाला थोड़ी है, इट्स ओशन। ठीक है। सो बर्ड्स भी बेटा उड़ते हैं, ठीक है, बट कहाँ तक उड़ेंगे यार, वापस आएंगे। ठीक है, शाम होते ही फिर से जमीन पे आएंगे, व्हाटएवर, ठीक है, ट्रीज पे आएंगे। तो अगर आप देखोगे इन फिंचेस को बहुत अच्छे से, तो वहीं पे डेवलप हुए, वहीं पे तो किसी ने फ्रूट्स खाने के लिए मॉडिफिकेशन बना लिया, कोई वर्म्स खा रहा है, कोई पत्ते खा रहा है, ठीक है, कोई घोंसले बना रहा है, ठीक है, नेस्ट डेवलप कर रहा है। तो आप इनके बिग्स को देखो तो क्या बेटा इनके बिग्स आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, या इनके साइजेस? बिल्कुल भी नहीं। दे हैव अ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द बिग्स। इवन बेटा अपर अपर बिग एंड लोअर बिग जो है बेटा, मतलब दो पार्ट है ना, उनमें भी वेरिएशन है, डिफरेंसेस है। ठीक है, छोटा बड़ा है इस तरह से। सो वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, एक ही सेम आइलैंड पे है और इतने उसमें इतने सारे डिफरेंट बर्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के। ये आए कहां से होंगे भाई? ऑल द वेराइटीज ही कंजंक्चर्ड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। बराबर वहीं पे आए हैं, वहीं पे, क्योंकि देखो चारों तरफ बेटा लगता है ना, बहुत दूर दूर तक ओशन ही है और बीच में आइलैंड है। अब ये बर्ड्स आए कहाँ पे उतने सारे? ऑब्वियसली सोचने वाली बात है ना? तो इसका सिंपल है कि सारे बर्ड्स किसी एक एंसेस्टर से ही इवॉल्व होते चले गए फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर। ठीक है, जो एंसेस्टर था वो सीड खाता था, मतलब सीड्स। मैनी अदर फॉर्म्स विद द अल्टर्ड बीक्स अरोज, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। तो अलग अलग प्रकार के फिंचेस बने, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस हैं, ठीक है, बिल्कुल वेजिटेरियन मतलब वो सीड ही खाते हैं। कुछ है जो नेक्टर ही, फ्लावर्स का है बेटा, जो नेक्टर होता है वही खाते हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वर्म्स को खाते हैं, लार्विस को खाते हैं। कुछ है जो बड़े बड़े स्नेक को भी बेटा नोच नोच के खा जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस, डिफरेंस। बट उनमें बहुत सारी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज भी है। बिग्स इतने अलग अलग है बट सिमिलैरिटीज बहुत सारी है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geography, is called as adaptive radiation। अब यहाँ पे सोचना है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि एक पॉइंट से शुरू हुआ, एक सिंगल पॉइंट से कार्यक्रम शुरू हुआ, एक बर्ड है सीड ईटिंग, उससे बेटा अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स वहीं के वहीं बने, ठीक है। चांस मिला, कोई आया, ह्यूमन बीइंग आया, उसने यहाँ से कुछ बर्ड्स उठाए, चला गया अपना लेके नाव पे, ठीक है, बैठा करके बोले चलो, ठीक है, और बैठा करके लेके चला गया और अपने मेन लैंड पे लेके गया, और वहां पे जा करके बेटा फिर से उसने नए नए वेराइटीज बनते चले गए। सो दिस इज हैपनिंग। तो किसी एक पॉइंट से शुरू होना, उससे अलग अलग प्रकार के एडाप्टेशन बनते चला जाना, और फिर अलग अलग नए हैबिटेट में पहुंच करके फिर से बेटा वो नए स्पीसीज बनाते चला जाना, इसी को हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। मतलब जिस तरह का कंडीशन मिले उसको वैसे अडाप्ट कर लो, उसके हिसाब से ढल जाओ, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। ये जो चीज है बेटा ये हुई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग बदलते चले गए, ऑर्गेनिज्म चेंज हुए, नए नए स्पीसीज आते चले गए, इसी को हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। बट अब मुझे बताओ, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि एडाप्टिव रेडिएशन परफेक्ट एग्जांपल है किसका है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। हेलो, यस डाइवर्जेंट सर। इवोल्यूशन, बराबर। अभी इसमें ट्विस्ट आएगा थोड़ी देर बाद में, हाँ, ये है ना, ट्विस्ट आएगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। ट्विस्ट मतलब थोड़ा बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनना। सो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है भाई। तो अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हमें देखने को मिलते हैं। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स, देखो बहुत सारे मार्सुपियल्स हमें देखने को मिलते हैं, ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर
अभी देखो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल क्यों बढ़िया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी जगह है। गैलापागोस आइलैंड तो छोटे छोटा आइलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज अ ह्यूज कंट्री, हम तो उसे एक कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं। ऑल्दो वहां पे पूरे कंट्री में मुंबई जितने ही लोग हैं जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। सो मुद्दा यहाँ पे है, बहुत कम लोग रहते हैं वहां पे, आपको पता है ना। बहुत मतलब हमारे यहाँ तो भीड़ ही बाजी है ना, बिल्कुल। दादर में जाओगे तो आधा तो बेटा है ना सिडनी आ जाएगा टोटल दादर में। सो अ नंबर ऑफ मार्supials each different from the other evolved from an ancestral stock. Now this is very important. ancestral stock है, ठीक है। वहीं से ये इतने सारे वेरिएशन जो आज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं वो डेवलप हुए हैं, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन लैंड, ठीक है। वही के वही उसी कॉन्टिनेंट पे डेवलप हुआ है। When more than one adaptive radiation, अब यहाँ जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है ना, वो बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या लिखा है। देखो, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, ठीक है, one can call this convergent evolution। अब ये समझ ही नहीं पाते बच्चे ये क्या लिखा हुआ है भाई। अभी मैंने पूछा एडाप्टिव रेडिएशन आपको कैसा लगता है, तो आप बोलोगे सर एडाप्टिव रेडिएशन मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं इसी एडाप्टिव रेडिएशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कब कहता हूं? नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। हेलो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मैं कब कहूंगा? नंबर वन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उन्होंने हैबिटेट के हिसाब से सेम फंक्शन करना शुरू कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो प्रकार के मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं, मार्supial से पाउच वाले, ठीक है, और प्लेसेंटल है जिनमें प्लेसेंटा होता है, ठीक है। दो प्रकार के मैमल्स है। अब ये मैमल्स पहले से बेटा हमको यहाँ पे देखो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को जाएंगे तो हमें बेटा इतने सारे मार्supial देखने को मिलते हैं, मार्supial रेडिएशन देखने को मिलता है। वॉम्बैट, ठीक है, ये क्या भालू नहीं है, वॉम्बैट, ठीक है। ये है देखो बैंडिकुट, कोला, इसको तो देखा होगा आपने, ये बहुत सारे मूवीज में रहता है कोला, ठीक है। देन मार्supial मोल, देन द शुगर ग्लाइडर। हैव यू सीन दिस वन? शुगर ग्लाइडर को देखा है आपने? ऐसे उड़ते हैं? यस, उड़ने वाली गिलहरी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सो शुगर ग्लाइडर्स। देखो तस्मानियन वॉल्फ, इसको तस्मानियन टाइगर भी कहते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है। टाइगर कैट, now the tiger cat, then the banded anteater, now this is the banded anteater, and then marsupial rat, है ना, marsupial rat, इसको हम कांगुरू रैट बोलते हैं, कैंगारू रैट। kangaroo is different, kangaroo rat is different, you have to understand this, kangaroo rat, you know। हेलो, यस तो सर। ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के आपको एनिमल देखने को मिलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये सारे एक किसी एंसेस्टर से ही आए हैं, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ दे मार्सुपियल्स, सारे मार्सुपियल है, सारे के सारे। कॉमन क्या है बेटा? मार्सुपियल। आप में से कौन बताएगा मार्सुपियल का क्या मतलब है? हेलो, अपने एनिमल किंगडम पढ़ा है ना, मैमल्स तो पढ़ा है बच्चों, तो व्हाट इज मार्सुपियल बोलो, क्योंकि ये जब तक नहीं पता है क्या मतलब हो गया, ठीक है, बोलो क्या होता है मार्सुपियल का क्या मतलब आपको क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं? देखो ये मैमल्स है कि नहीं ये पहले बताओ। पहला क्वेश्चन सर, यस दे आर मैमल्स, ये सारे मैमल है, ठीक है, बराबर है। यस सर। दे गिव यंग वंस इन पाउच, ओके। अच्छा, और कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, और कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक? इसका मतलब उनमें प्लेसेंटा तो होता नहीं, क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स हम लोग जिसे बोल रहे हैं, ये तो प्लेसेंटल है नहीं। हेलो, बराबर है।
करेक्ट है क्या? यस सर। एनीवे देखो, हम लोग बहुत सारे नाम बोलते हैं, जैसे हम लोग जब भी मैमल्स को पढ़ने जाते हैं ना, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, ये नाम आपने सुने हैं क्या? हैव यू हर्ड अबाउट? दीज आर द मेटाथेरियंस, ये जिनको हम लोग मेटाथेरियन मैमल्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली बेटा बर्थ देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। मेटाथेरियन जो है बर्थ, दे विल गिव बर्थ। ठीक है, और डेफिनेटली पाउच होना ये इनका परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ऑन देयर मदर्स एब्डोमेन। ठीक है, और हर बार नहीं होता, बहुत बार तो नहीं होता, बट मतलब हर मदर में होगा, बट एक पर्टिकुलर समय के लिए बेटा इनके पाउचेस जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है क्या जो इसको डिफर करता है फ्रॉम एनी कैरेक्टरिस्टिक यू नो? नहीं तो आप ढूंढो, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एनीवे डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो मुद्दा यहाँ पे बहुत ही सिंपल है बच्चों। जो भी मार्सुपिलिया जो है ना, ये सारे जो भी है बेटा वो डेवलप हुए हैं फ्रॉम द एंसेस्ट्रल मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म। दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज है, उनमें से कुछ हमारी एनसीईआरटी ये सब एग्जांपल दिखा रही है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इनके जैसा ही एक और एंसेस्टर था जो कि प्लेसेंटल है। ऐसा एंसेस्टर जिससे बेटा प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, यू नो। हेलो, है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसमें क्या हुआ बेटा, है ना, प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म डेवलप है। मतलब उनका एंसेस्टर अलग होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ आप नोटिस करो, यहाँ मोल है, मार्सुपियल मोल भी है, प्लेसेंटल मोल भी है, एंटीटर है, दोनों ही एंटीटर है। एक मार्सुपियल एंटीटर है नमबैट, और दूसरा बेटा है ना प्लेसेंटल एंटीटर है। ठीक है, एक माउस है, दूसरा बेटा मार्सुपियल माउस है। एक लेम्यूर है जो कि प्लेसेंटल है, दूसरा स्पॉटेड कुस्कुस है जो कि वैसा ही ट्री पे चढ़ने वाले हैं। एक है फ्लाइंग स्क्विरल बोलते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं वर्ड फॉर द प्लेसेंटल स्क्विरल। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फैलेंजर, या तो शुगर ग्लाइडर बोलते हैं, है ना, जो मार्सुपियल है। या तो बॉब कैट, या तो टस्मेनियन टाइगर कैट, या वॉल्फ, या तो टस्मेनियन वॉल्फ। अब आपको ये सब कुछ नोट करना है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ दो दो की जोड़ी क्यों दी गई? हेलो, व्हाई दिस टू टू आर गिवन कंपैरेटिवली? मेनली तो यही प्रॉब्लम है। तो ये पिक्चर एक बहुत बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट पिक्चर है उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए। ठीक है, उस स्टेट है ना, देखो मैं जैसे कि उदाहरण के फॉर्मेट पे एक एग्जांपल देता हूँ, जबरदस्त एनालॉजिकल एग्जांपल, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम से समझ में आ जाए। देखो, मैंने कहा कि आप एक स्कूल से पढ़े हो, आप 10th स्टैंडर्ड में सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो। थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये वाला एरिया है, ये ग्रीन वाले है। अब यहाँ से जो स्टूडेंट है बेटा, कोई पुलिस में गया, कोई सपोज कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई लीडर बन गया, कोई बेटा लॉयर बना। ठीक है, एंड कुछ लोगों ने बिजनेस सेटअप कर लिया, या कुछ लोग कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से ऑल्दो ये एक कॉलेज है, और इस कॉलेज से निकलने वाला हर जो स्टूडेंट है उसने अपना अपना रास्ता चुन लिया। तो ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यस और नो? हेलो, isn't it यस सर। diverse? Yes, exactly, है ना, सब लोग वैसा ही है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक तो दूसरा स्कूल है, आपके ही शहर में था या बाजू में एक स्कूल है, ये वाला स्कूल है। यहाँ पे भी जितने स्टूडेंट है ना, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है, कुछ बेटा पुलिस बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए ना। अब ये जो बच्चा डॉक्टर बना है और ये जो बच्चा डॉक्टर बना है, एक्चुअली नाउ ये दोनों डॉक्टर तो है, बट इनसे पूछो यार तुम कौन से स्कूल से? बोले तो हम ये स्कूल से आए हैं। और ये बोलोगे ये भी, तो फंक्शन दोनों का एक ही जैसा है, बट ओरिजिन एक जैसा है क्या? हेलो, तो दूसरे रिसोर्सेज से आए हैं, दूसरे पॉइंट से आ रहे हैं, दूसरे दूसरे स्कूल से आए हैं, बट हाँ चलो फंक्शन के हिसाब से वो एक जगह पे आ गए हैं। द सेम वे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, मार्supials के ग्रुप ने और प्लेसेंटेशंस के ग्रुप ने, है ना, वहां के हैबिटेट के हिसाब से वैसे वैसे सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म बना दिए।
इससे भी बेटा फ्लाइंग स्क्विरल बना तो इससे भी फैलेंजर बन गया। बस दोनों के ही मॉडिफिकेशंस इतने सिमिलर हो गए कि आने वाली जो जनरेशन में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बने हैं जो बिल्कुल एक जैसे ही मॉडिफाई हो गए हैं। हेलो, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, मार्सुपियल का कोई टाइगर बना तो इधर का भी प्लेसेंटा वाला भी एक टाइगर बन गया। मार्सुपियल से कोई माउस बना तो बेटा इधर से भी एक माउस बन गया, है ना। तो जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एंसेस्ट्री से आते हैं, बट क्योंकि वो एक ही हैबिटेट में हैं, इसीलिए उनको उनमें एक जैसे ही बदलाव आते हैं, वो एक जैसे ही बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एडाप्टेटिव रेडिएशन है। तो बेटा मैं सिंपल आपको समझ में आए ऐसे दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, है ना, समझ में आए। अगर आप एक ही एंसेस्टर से शुरू करोगे तो बेटा एडाप्टिव रेडिएशन हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। इतना क्लियर है क्या? यस इफ सर। यू स्टार्ट फ्रॉम द वन सिंगल ancestor. But if you consider the organisms from different ancestors in the same habitat, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे डेवलप हुए, ऑल्दो दे केम फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टर्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोले कि एडाप्टिव रेडिएशन हमें क्या शो कर रहा है बेटा? कन्वर्जन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, है ना बेटा, जब भी मैं ये कहूंगा एडाप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में कितने एंसेस्टर आने चाहिए? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। दैट्स इट। अब वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, जो बहुत से बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ता, वो छोड़ देते, पता नहीं क्या, उनको लगता है क्या है, वही है। सो व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन, देखो पहली शुरुआत उन्होंने वैसे ही की है ताकि हम उसको बड़ा फोकस कर पाए। क्या लिखा है? व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन, दिख रहा है क्या? more than one adaptive radiation appeared to have है ना, to have occurred in a isolated geographical area, क्योंकि है ना क्या हो रहा है ना, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि हैबिटेट सेम है ना, अलग अलग एंसेस्टर से अलग अलग रेडिएशन आ भी रहे हैं, क्योंकि हैबिटेट सेम है इसीलिए वो एक जैसे ही बन गए। तो यहाँ उदाहरण पे placental mammals and Australia in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial mammal। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ कि प्लेसेंटल मैमल ने एडाप्टिव रेडिएशन शो किया, ठीक है, प्लस ना मार्सुपियल मैमल्स ने भी एडाप्टिव रेडिएशन शो किया, बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक ही जगह पे ग्रो हो रहे हैं, वो एक जैसे ही बन गए, ऑल्दो दे केम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, बट दे गॉट वन टाइप ऑफ द जॉब, है ना, एक ही प्रकार का जॉब मिल गया। अच्छा तू पुलिस, मैं भी पुलिस, ठीक है, हाँ तू डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, इस तरह से। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर, ठीक है। यस सर। हेलो, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा मुद्दा यहाँ पे दिया गया है ना। ये आप डायग्राम देखो, यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। अच्छा अब आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाले पॉइंट की तरफ। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Evolution by natural selection, in a true sense, would have started when cellular forms of life with the differences in metabolic capability originate on Earth। अभी देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो अभी तक पढ़ा है वही बोल रहा है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या कैसे ऑपरेट हुआ नेचुरल सिलेक्शन? जो अच्छा है, जो बेहतर है, उसको बढ़ावा दिया गया, जिसको उसको मोटिवेट किया गया। जो अच्छा कैरेक्टर नहीं है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो रह गया पीछे। सो इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन, बट ये कब से शुरू हुआ? सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विथ डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। बेटा ये शुरुआत इसकी तो ऐसे नहीं हो कि लास्ट एकदम मार्सुपियल्स और वहां पे ना, इसकी शुरुआत तो पहले से हो गई, ठीक है। जब सेल बने ना, उसी वक्त से बेटा ये नेचुरल सिलेक्शन चालू हो गया। मतलब आपको मैं एक बढ़िया स्टेटमेंट बताता हूँ,
बेटा क्या ये नहीं नेचुरल सिलेक्शन नहीं लगता कि है ना विच केमिकल शुड बी अ जेनेटिक मटेरियल? हेलो, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होना चाहिए? नेचुरल सिलेक्शन है कि नहीं है? अरे बिल्कुल, यस सर। डेफिनेटली वही केमिकल जो स्टेबल हो यार, जिसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी हो, नहीं तो प्रोटीन भी बन जाता है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. So the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. अब नेचुरल सिलेक्शन में बहुत से बच्चों को ये लगता है, बहुत से बच्चों ही क्या, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस जो खराब है, जो कमजोर है वो खत्म. अरे ऐसा नहीं है भाई, वो खत्म नहीं है, वो फिर नए नए अडाप्टेशन करके सरवाइव करेगा. बट अभी जो नेचर जिससे डिमांड कर रही है, तो जो नेचर के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है वो जल्दी ज्यादा डेवलप होगा. दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग. बेटा देखो, ह्यूमन ने इतना मिसाइल बना दिए, चांद पे चला गया, मार्स पे पहुंचा दिया, सब किया, तब भी बेटा क्या दुनिया भर के बाकी एनिमल खत्म हो गए क्या? ऑल्दो वी आर सेइंग वी आर टू मच सुपेरियर, बाकी एनिमल तो है ना, अभी भी है. दे आर नॉट वाइप्ड आउट कंप्लीटली. बट ये दिख रहा है कि उनका जो प्रोसेस है, उनके लिए जो हैबिटेट है, उनके लिए जीना मुश्किल है. उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था, अभी मुश्किल हो चुका है, ये तो दिख रहा है. बट खत्म नहीं हुआ. हेलो, है ना. यस सो सर। अभी तो नेचुरल सिलेक्शन मान लेते ह्यूमंस को फेवर कर रहा है, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी इतनी दे दी. ठीक है. नाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन. अब यहाँ पे हमें नोटिस करना है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये वर्ड लिखा था, उसको मैं बोलता हूँ बच्चों स्पेशिएशन. शायद ये प्रोसेस आज भी हो रही है, बट अगर हम बेसिक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखते हैं तो हम पुरानी बात करते हैं कि पहले से जब ओरिजिन हुआ, तब से जो जो नया नया स्पीसीज आया है वो कैसे आया होगा. तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ साइकिल का और लाइफ स्पैन का. ठीक है, किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं और कितने दिनों तक जीते हैं ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोलता हूँ. ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहता हूँ या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहता हूँ. नाउ माइक्रोब्स के बारे में सोचो आप, छोटे छोटे बैक्टीरिया है उनके बारे में सोचो. माइक्रोब्स दैट डिवाइडेड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स. मतलब आप इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में जानते हो ना, अभी मैंने बताया भी था ना कि 1 मिलियन है तो 20 मिनट्स बाद में 2 मिलियन हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि डबल कॉपी बना लेंगे. सो ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया growing on a given medium has a built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. तो बच्चों आप नोटिस करो कि अगर 120 मिनट में 1 मिलियन से 2 मिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उनमें बेटा उतने ही म्यूटेशंस भी पॉसिबल है, उतने भी वेरिएशंस भी पॉसिबल है ना. मतलब 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 8 मिलियन, मतलब आप सोचो ना 1 आवर बाद में आपको 8 to 10 मिलियन इतने सारे बैक्टीरिया अगर मिलते हैं, मिलियंस में कॉपीज बनाते हैं वो, तो उनमें म्यूटेशन आने के, चेंजेस आने के, नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है. इसीलिए हम लोग आज भी नहीं जानते कि बैक्टीरियल स्पीसीज कितने हैं. वी डोंट नो. हमें पता है क्या? हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा तो हमने 1.8 मिलियन जो बोला है ना, वो प्लांट और एनिमल्स के लिए बोला है, प्रोकैरियोट के लिए कुछ नहीं बोल रहे, हम चुप है. वी आर साइलेंट, नो आइडिया. नो आइडिया सर जी, कुछ नहीं पता है ना. सो वी डोंट नो हाउ मेनी वेरिएशंस दे कैन हैव, सो मेनी. सो अ चेंज इन द मीडियम, अगर आप उनकी खाने की मीडियम है उसको थोड़ा बदल दो, जिसमें आप उसको कल्चर कर रहे हो, न्यूट्रिएंट मीडियम, a change in the medium composition would bring out only that part of the population. जैसे हमने लास्ट बेटा क्लासेस में मैंने एंटीबायोटिक्स वाला आपको कंडीशन बताया, रिवीजन में थे ना आप लोग, है ना. यस ये सर। देखो, ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में बेटा हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला और इसमें हमने डाल दिया पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक. बराबर. अब जैसे ही पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डालेंगे
तो यहाँ बेटा जो बैक्टीरिया ग्रो होंगे वो वही होंगे जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, वही होंगे ना, बाकी सारे मारे जाएंगे। अब ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट फिर से बेटा 20 मिनट बाद में अपनी कॉपीज बना लेंगे डबल, फिर है ना, और 20 मिनट में और डबल करते चले जाएंगे। वो लॉगरिथम स्केल पे ग्रो होते हैं। बट यहाँ नोटिस करना, अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन, अगर आप उनको खाने पीने की जो चीज है मीडियम कंपोजिशन बदल देते हो, ठीक है, वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उतना ही पॉपुलेशन आया, मतलब सिर्फ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव, बाकी सारे मर गए। दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन, तो नए कंडीशन में सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो अगर ये हम लोग उतने समय में 20 मिनट में ये कार्यक्रम करा सकते हैं, 20 मिनट में अगर ये देखो बेटा मैंने, अगर हम कर सकते हैं, तो नेचर के पास तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है बेटा, है ना। हेलो, नेचर के पास कितना समय यार। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नाउ अंडरस्टैंड दिस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम this variant population outgrows the others and appears as a new species, ठीक है। आगे चल करके बेटा ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इतने तेजी से ग्रो होगा, क्यों? क्योंकि हर बार जहां पे उसको पेनिसिलिन 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 दिखेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, यही यही सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसको डर ही नहीं है ना। बाकी लोग जिस चीज से डर रहे हो उसी, इसको डरने का जरूरत नहीं, ये वैसे ही रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो उसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। हेलो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। तो ये दिस वुड हैपन विद इन डेज, है ना। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन फिश, अब यही चीज आप जो माइक्रोब्स के लिए बोल रहे हो, ये 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा। बट अगर यही आप बात फिश के लिए बोलोगे, बर्ड्स के लिए बोलोगे, would take millions of years, as a lifespan of these animals are in years. इनका लाइफ स्पैन बड़ा है ना, 100 साल जीते हैं, 200 साल जीते हैं, तो एटलीस्ट 50 ईयर्स 40 ईयर्स ऐसे तो जीते हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी उनका लाइफ स्पैन है, तो बेटा इनमें चेंजेस होना और वो इनहेरिट होना और उनके पॉपुलेशन बढ़ना, इसको समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जितना कम लाइफ स्पैन होगा, उतनी जल्दी बेटा वेरिएशंस के पनपने के, ग्रो होने के चांसेस भी होते हैं। जितना स्लो होगा उतना समय लगेगा, ठीक है। सो इजंट इट क्लियर टू यू ऑल? तो ऐसे ही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, है ना। जो सूट हो गए, जिनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, जिनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट मिला, वो ग्रो होते चले गए, उनका नंबर बढ़ता चला गया। और जिनको नहीं हुआ, वो उन्होंने अपने अलग रास्ते अपना लिए, चेंज हो गए, वो बदल गए, खत्म नहीं हुए। यही समझना है इवोल्यूशन में, ये हमेशा समझना है। आप सोचोगे कि जो सर जो कमजोर है वो खत्म नहीं हुए भाई। आपको पता है डायनासोर के बारे में हम लोग बोलते हैं ना, एक्सटिंक्शन हुआ, मेटियोर हटाया, ये हो गया, सब मर गए एक साथ। ये एक हाइपोथेसिस है, दूसरी भी एक हाइपोथेसिस है ना। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े जो सर्वाइव नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो अडॉप्ट हो गए, नए बने। आज का एलिफेंट पहले का मैमूथ है ऐसा कुछ भी। हेलो, आर यू गेटिंग? है ना, उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप को छोटा कर लिया, है ना, वैसे वेरिएशन बन गए जो टिक गए। सो हियर वी से दैट द फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन। तो ए नाम की स्पीसीज है, बी नाम की स्पीसीज है, दोनों ही है, ठीक है। ये जो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया सेइंग ए ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम, वो तो नॉर्मल है। हाँ सर, जो बोलो। एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं उनमें भी इवोल्यूशन हुआ होगा ना? सब में वो भी तो इवॉल्व होकर के ही बने होंगे ना, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का कोर्स है ना। जैसे आज ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस कैसे बने हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो गया, बहुत बड़ा कुछ कैटास्ट्रॉफी हो गई, सारे ह्यूमंस एक साथ मारे गए, मान लेते हैं सिचुएशन, तो हम तो एक्सटिंक्ट कहलाए जाएंगे। हेलो, यस है ना। सर। तो हमारे हजारों साल बाद में कोई अगर अच्छा कोई ऑर्गेनिज्म आया और उसने ढूंढा, अच्छा ह्यूमन भी थे भाई अर्थ के ऊपर है, तो हम भी तो इवॉल्व ही हुए हैं ना, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बट ठीक है, हम इवॉल्व हुए हैं ना, है ना, है कि नहीं? यस सर। तो वही सिंपल है।
सो नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, सिंपल। बस नेचर क्या करता है, जो है ना फिटनेस है उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। अब ये हमेशा याद रखना, ये एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस है जो ब्रीडिंग के साथ में, रिप्रोडक्शन के साथ में आने वाले जनरेशन को जाती है, इनहेरिट होती। ये नहीं कि बस एक इंडिविजुअल में। कल भी मैंने बात बोली थी, ये जो भी आप फिटनेस विटनेस ये सब बोलते हो, इसका है ना इनहेरिटेंस के साथ हमेशा रिलेशन है ना। अच्छा कोई भी क्वालिटी किसी में आ भी गया और वो मर गया कल, तो क्या फायदा उसका, है ना। अरे अच्छी क्वालिटी आ गई उसमें, बढ़िया बढ़िया म्यूटेंट जीन है उसमें अच्छा खासा, एक है ना उड़ने वाला इंसान पैदा हुआ, ठीक है पैदा हुआ उड़ता है वो, बट क्या फायदा, पहली बार दूसरी बार उड़ने गया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, है ना, कहीं से जाके टकरा गया, मर गया। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, नथिंग, नो यूज। व्हाई, बिकॉज उसने अपना पॉपुलेशन बढ़ाया ही नहीं, वो म्यूटेशन टिका ही नहीं, वो खत्म हो गया। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, तो sir. सिर्फ सिर्फ इन फिटनेस होने से कुछ होता थोड़ी है, वो इनहेरिट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसके ब्रीड्स बढ़ने चाहिए। हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो यहाँ पे डेफिनेटली जेनेटिक बेसिस है। सो अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में वैसा ही उनका जेनेटिक मेकअप भी है कि एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया तो उस समय वो अपने आप को संभाल लेंगे और प्रॉपरली ग्रो भी हो जाएंगे। सो एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। जो भी एडेप्टिव एबिलिटी है वो इनहेरिट होनी चाहिए, यस और नो, है ना। हम में जो Yes, भी sir. हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर टू मच ब्रिलियंट, तो क्या आप ब्रिलियंट पैदा हुए हो? नहीं, हमारे एंसेस्टर्स वैसे थे भाई, वैसे तो है, इसीलिए तो वो इनहेरिट होते होते है वो कैरेक्टर हमारे अंदर आया, है ना। ऑल्दो सारे इंसानों को यही लगता है कि मैं ही होशियार हूँ, बाकी सबको कुछ नहीं आता, ये तो लगता है उसको, वो भी एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है ना। सो इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, यू नो, बेस्ट थिंग, द ईगो हैज a genetic basis। So fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature। इसको बड़ा ध्यान से सुनो, मैं इसको हिंदी में एक अच्छे स्टेटमेंट में बोलता हूँ। ठीक है, मैं अगर ये बोलूँ कि देखो, मैंने यहाँ पे ये कहा कि देखो यहाँ पे मैंने ये पैनल ओपन किया है, ये पैनल आपको दिखता है क्या? कैन यू सी दिस पैनल, कलर पैनल आपको दिख रहा है बेटा Yes, sir. स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब मैं बोलता हूँ सिलेक्ट वन कलर विच यू लाइक। हेलो, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो बेटा डेफिनेटली आप अभी नेचुरल सिलेक्शन के लेवल पे हो, आपको पावर दिया गया है कि आपको सिलेक्ट करना है। बट आप बोलोगे सर मैं तभी तो सिलेक्ट कर पा रहा हूं जब पहले से कलर है। हेलो, है ना। Yes, sir. तो हमें यही समझना है कि वेरिएशंस जेनेटिकली लेवल पे पहले से अवेलेबल है, ऑल दिस वेरिएशंस आर देयर। ऐसा नहीं है कि उधर नेचर ने बोला अभी मेरे को सिलेक्ट करना है चलो वेरिएशन बनाओ, ऐसा नहीं होता। सो ऑल्दो जो भी वेरिएशंस अवेलेबल है उस वक्त, उसी में से है ना जो प्रॉपर है, फेवरेबल है, उसको है ना आगे बढ़ाया जाता है ना, उसको सिलेक्ट किया जाता है और बाकी लोग जो है धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। हेलो, Yes, sir. है ना, तो ये निकाल देता हूँ। सो यहाँ नोटिस करो, इवन बिफोर डार्विन, है ना, देखो फिटनेस तो ये पहला स्टेटमेंट ये कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट। आपने नहीं सिलेक्ट किया कि ये फिट है ये फिट है, ऐसा नहीं है। वेरिएशंस आर देयर इन नेचर, ठीक है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया गया क्योंकि उस वक्त जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो सुटेबल है, सुटेबल वेरिएशन, ठीक है, ऑफ द एबिलिटी टू अडाप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। अब 10 प्रकार की वेराइटीज है, उसमें से जो एक्चुअली सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, जो अडाप्ट हो जाएगा, वही बेटा फिटनेस है ना। फिटनेस इज नॉट अ कॉज, इट्स अ रिजल्ट। हेलो,
वेरिएशन इज द कॉज। यस सर। बहुत बढ़िया। नाउ देखो यहाँ पे अब आते हैं बच्चों को स्टेटमेंट। देखो, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब ये ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? डिसेंट आप लोग समझते हो, ये ब्रांचिंग है तो है, ये एंसेस्टर है, ये ब्रांच आया, ये ब्रांच आया, ये ब्रांच आया, ये है ना, बराबर है ना। तो कितने सारे ब्रांच आते हैं और इन्हीं में से किसी ब्रांच को बेटा नेचर सिलेक्ट कर लेता है, बोले चलो ये बढ़िया, इसको आगे बढ़ाओ, है ना, ये फेवरेबल दिख रहा है, ये सुटेबल लग रहा है, बाकी चलो ठीक है, हाँ चेंज हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। So branching descent and natural selection are the two key concepts of the Darwinian theory of evolution. I hope it's very very clear to you all जो भी मैं बोल रहा हूँ। Yes. यस सर। Okay. तो बच्चों यहाँ पे अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। इवन बिफोर डार्विन, अभी डार्विन कोई अकेला इंसान तो है नहीं जिसने इतने बड़े कंसेप्ट को लाया, है ना, कल भी एक साइंटिस्ट का नाम हमने बताया था। So even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that, अभी लैमार्क भाई साहब ने क्या बोला था देखो, had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of the organs। इनका तो अलग ही कंसेप्ट है, यूज एंड डिसयूज वाला, है ना। इंसान ने पूछ यूज ही नहीं की सर, नो यूज ऑफ टेल, नो यूज ऑफ टेल, बहुत सारे जनरेशन तक टेल बनी बनी बनी, यूज ही नहीं किया, टेल खत्म हो गई, नो टेल, है ना। हेलो, इंसान को टेल नहीं है, अब ये उसका उसका कंसेप्ट है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, बराबर है। अपेंडिक्स कोई यूज नहीं है, इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है, भाई अपेंडिक्स इतने दिनों से है, कोई यूज नहीं है, तो फिर है क्यों, वाई। हेलो, आपको समझ में आया, लैमार्क के अपोजिशन में अपेंडिक्स क्यों है, अच्छा है, वाई। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ्स। अब जिराफ का बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल है, आपने इवन 9-10 में पढ़ा होगा, है ना। ही गेव द यस सर। एग्जाम्पल ऑफ जिराफ who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks। उसका कहना था कि इन्होंने इतना खाया कि सारे जमीन के ऊपर के सारे घास खत्म हो गए। अच्छा, तो फिर, हाँ तो फिर उसने थोड़े ऊपर के पेड़ खाने चाहे, है ना, फोलिएजेस को रीच करना चाहा, और भी ऊंचा और भी ऊंचा, तो फिर इस चक्कर में उनकी नेक जो है लंबी होती चली गई। ये उनका कंसेप्ट है। सो एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर, और उन्होंने ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the years came to acquire long necks। nobody believes this conjecture anymore। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, क्योंकि अगर सपोज जिस समय पे जिराफ की नेक लंबी हो रही थी, उस समय बाकी भी तो एनिमल थे जो घास खाते थे, हेलो, यस थे सर। ना। तो उन वो क्या कर रहे थे, उड़ते थे क्या, वो एरोप्लेन बना लिया था उन्होंने, चढ़ जाते थे। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाई ओनली जिराफ, व्हाई नॉट द अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे फ्रांसिस रेड्डी नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, चूहे लिए, माइस, ठीक है, एक जनरेशन लिया, है ना, उसमें से 85, है ना, जनरेशन, मतलब सारे चूहों के, है ना, उसने टेल कट कर दी, पूरे जितने एक्वायर्ड कैरेक्टर, नो नीड ऑफ टेल, चलो ठीक है, उनको डाल दिया एक केज में और बोले चलो अभी रिप्रोड्यूस करो, रिप्रोड्यूस कराया, नया जनरेशन आया, देखा है सारे चूहों में बेटा टेल है, फिर से सबको पकड़ा, जितने भी पैदा हुए सबके बेटा टेल कट कर दिए। 20-30 जनरेशन तक उसने ये किया, जितनी बार जब पैदा होते थे चूहे को बेटा टेल कट कर देता था, बोलते देखो यार मैंने इतना किया, टेल अभी भी है, क्या है, यूज ही तो नहीं था। सो देर आर समथिंग बट ये बिल्कुल ही यूज एंड डिसयूज वाला जो कंसेप्ट है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, सो मेनी टाइम्स चैलेंज भी किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी थेसिस हो, कोई भी थ्योरी हो, उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, आज भी लैमार्क को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, है ना। सो एनीवे,
सो इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, अगर आप है ना इसको समझ पाओ। क्या बेटा ये रिजल्ट है या ये खुद एक प्रोसेस है? ठीक है, द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनएनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। प्लांट्स और एनिमल्स आप जो भी देखोगे, हर एक में जो मोशन करते हैं, जो स्टेडेंटरी है वो, ठीक है, ये एक सक्सेस स्टोरी है यार, एक इवोल्यूशन की। ये बहुत बड़ी कहानी है, मिलियंस ऑफ ईयर से लिखी जा रही है। ठीक है, सो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। ये रुका हुआ क्या बेटा? प्रोसेस खत्म हो गई क्या? वो इवोल्यूशन आ चुका है क्या? नहीं, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो आ चुका है, नहीं है, खत्म नहीं हो गया है, इट इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो। तो इट इज ए प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट इज द प्रोसेस, evolution is the consequence, is evolution is the result। अभी तक का जो रिजल्ट है वो इवोल्यूशन है, इसके आगे भी होगा वो भी इवोल्यूशन है, बट जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो नेचुरल सिलेक्शन है या तो जो है ना ब्रांचिंग डिसेंट है। हेलो, आर यू श्योर? आर यू गेटिंग? Yes, sir. So we are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as a process or end result of the unknown processes। ठीक है, तो इसके बेटा गर्त में, इसके है ना मतलब ये जो सीक्रेट जो है लाइफ का, जो भी फॉर्मेशन या जो भी प्रोसेस हो रही है, इसके सीक्रेट में एक्चुअली क्या है? क्या यही प्रोसेस है जो हमें दिख रही है, यही है क्या नेचुरल सिलेक्शन ही है, या तो इवोल्यूशन का एक रिजल्ट है? ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, तो इसमें हमें जाना नहीं, क्योंकि नीट ये सब आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है बट नो। हेलो, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर है सारी चीजें? किसी को कोई डाउट है पूछ लो यार, है ना। सो नाउ इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ, ये इस बार इस बंदे के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं यार, नाम है थॉमस मैल्थस, है ना। उन्होंने काम किया था बेटा पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड, है ना, पॉपुलेशन का जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखा था। एक्चुअली जो भी कंसेप्ट डार्विन ने जमाने के सामने रखा, वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये पहले समझो। ओरिजिनल आइडिया थॉमस माल्थस का है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था, विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड द डार्विन। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन, जो जो वर्ड है ना नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई ना मतलब अंधेरे में तीर चलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स है हमारे सामने, उसी की वजह से हम नेचुरल सिलेक्शन को इतना रेस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है, populations are populations are stable in size except for seasonal fluctuations। अब आप देखोगे तो किसी भी मतलब इवन टाइगर ये वो, उनके पॉपुलेशन अभी भी टिके हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अब नेचुरल लेवल पे देखोगे तो सारे ऑर्गेनिज्म के जो पॉपुलेशन है, जो भी उनका ब्रीडिंग है, वो कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा, वो जैसे कि वैसा चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म सूट होते हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होते नहीं, उनमें थोड़े बहुत तो वेरिएशन होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ये हमने पढ़ा है ना, आइडेंटिकल ट्विन के अलावा। फिर ये सिर्फ ह्यूमन के लिए लागू थोड़ी पड़ता है, सारे ऑर्गेनिजम्स में लागू पड़ता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल द स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें ये बात करनी है कि नेचुरल रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन फिर भी अपने साइजेस को जितना चाहिए वैसे प्रॉपर मेंटेन रखती है, सिर्फ सीजनल फ्लक्चुएशन होता है।
गर्मी आए, ये आया तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, फिर से ब्रीडिंग सीजन आया तो पॉपुलेशन फिर से रिस्टोर होता है। ठीक है, मेंबर्स के जो भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें आपको लगातार बेटा प्रॉपर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। अब आपको लगेगा सारे इंसान एक जैसे हैं, हाँ ठीक है, बट यू नो दे हैव अ डिसिमिलैरिटीज, दे हैव अ डिफरेंसेस, सो मेनी। सर क्लोन्स भी तो है। क्लोन्स का क्या करने का है? क्लोन का क्या मतलब है? क्लोन कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लोन ऑब्वियसली बेटा एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है। हम लोगों को क्लोन का मतलब लगता है कि हाँ सिमिलर है, सिमिलर है। नो, मैंने आपको ये क्लियर किया है, क्लोन का मतलब ये नहीं कि वो हर लेवल पे सिमिलर है, वो सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर है। एनवायरमेंट के हिसाब से कौन सा जीन कब कहाँ पे काम करेगा ये डिसाइडेड होगा। हेलो, यस सर। क्लोन होने का मतलब ये नहीं कि सब लोग एक जैसा ही बिहेव करें। हेलो, है ना? यस सो सर। most of the variations are inherited, most of the variations are inherited। अभी देखो मेरा एक फ्रेंड है ना, तो आइडेंटिकल ट्विन है, एक साथ एक दिन में एक ही समय में पैदा हुए। ठीक है, एक मेक्सिको में रहता है, इंजीनियर बन गया। ठीक है, और एक यहाँ पे इंडिया में रहता है जो बिजनेस करता है, उसको इंटरेस्ट नहीं है ये सब मैथमेटिक्स और इसमें। so although they are clone, they are genetically identical, you know, but their interests are different, their intelligence is different, you know, so it doesn't that much affect, you know। so most of variations are inherited। ये तो ह्यूमंस के लेवल पे नहीं होता, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ना, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, और जो भी वेरिएशंस हम में आते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। सो ये सभी कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो क्योंकि वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन के लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे और इनहेरिटेंस के लेवल पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मतलब नेचुरल सिलेक्शन करने के लिए बेटा हमेशा, है ना, चांसेस अवेलेबल है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे जो बोलता है ना वो भी बहुत, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ नोटिस करो, द fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally। अगर हम ये मान ले एक ह्यूमन बीइंग, एक एवरेज ह्यूमन फीमेल अपने लाइफ में, है ना, 12 चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकती है, ये है एक ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो कैलकुलेटेड है फ्रॉम हर मीनार्ज टू मेनोपॉज। बट बेटा क्या ये रियलिटी है क्या? हेलो, इज इट अ रियलिटी? नो, इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना। इसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू। 12 चिल्ड्रन पर फीमेल, और ऐसा अगर सोचोगे तो यार कितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ये आप बैक्टीरिया में हो सकता है क्योंकि वो बिल्कुल करते हैं ऐसा, डिवाइड ही होना है उनको। ठीक है, सो द फैक्ट दैट theoretically ये बिल्कुल मुश्किल है, and the fact that population size and the fact that the population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources। hello, ऐसा क्यों? because natural selection pressure काम कर रहा है, बहुत सारे वे से काम करता है, एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे। मतलब नॉर्मली देखो, क्या एवरी ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस 12 चिल्ड्रंस? नो। so there are a lot of things which are working against it, so that so natural potential is always different, a practical potential। so only some survived। अभी यहाँ पे हम डॉग्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डॉग्स के केस में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो बच्चे पैदा भी हो गए उतने डॉग्स में। ठीक है, तो एक कंप्लीट फीमेल है डॉग, और उसने लगभग बेटा मान लेते हैं 8 पपीज को जन्म दिया आज टुडे। आप 1 मंथ बाद उसको विजिट करो, आपको दिखाई देगा यार कुछ 2-3 तो ऐसे ही गाड़ी के नीचे आके, टायर के नीचे आके कुचल करके मर जाते हैं, कुछ भूख से मर जाते हैं, होता है नहीं ऐसा? ठीक है, एक या दो ही तो बचते हैं। सो ये क्या है?
ये बचपन से बेटा नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर काम कर रहा है। आपको कभी मौका मिलेगा ना, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पपीज होंगे ना, आप जाओ बस उनको छेड़ो, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, उनमें से कोई एक या दो ही होते हैं जो आपकी तरफ एग्रेसिवली आकर के आपको डराने की कोशिश करते हैं, बाकी सब छुप जाते हैं। नोटिस करना ये, यस सर। ठीक है। तो उनमें वो वेरिएशन आ चुका है, और वही बेटा आगे फिर वो लेके जाते हैं लोग। हाँ ये काम का है, आपको पता है ना, सभी पपीज को नहीं लेके जाते भैया लोग डोमेस्टिकेशन के लिए, उनको लेके जाते हैं जो एग्रेसिव रोल प्ले करते हैं। हाँ भैया ये काम का ये है ना, तो उसको लेके जाते हैं, चलो चलो। सो ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, है ना, दैट कुड नॉट फ्लरिश। बेटा बाकी लोग खत्म हो गए, इसीलिए इनके हिस्से में नेचुरल रिसोर्सेस आए। जो भी खाना पीना, जो भी, अभी वो देखो आप एक फीमेल डॉग के बारे में सोचो, उसको इनको दूध पिलाना है, खाना लाना है। अब ये 8 के 8 जिंदा रहेंगे, तो आप सोचो ना, क्या वो उनको मैनेज कर पाएगी? नहीं। ठीक है, तो बाकी लोगों का मर जाना भी ठीक है। दिस इज वेरी क्रूएल बट इट्स ट्रू। So only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. The novelty and brilliant insight of the Darwin was this. ठीक है, इसको हम प्रोडिगैलिटी बोलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे बच्चों को पैदा करते एक साथ, ठीक है, ताकि चांसेस बढ़ा सके। He asserted that, ठीक है, उनके हिसाब से क्या है देखो, he asserted that variations which are heritable and which make resources utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कंसेप्ट समझाया, मतलब डॉग का जो एग्जांपल दिया ना, जो डार्विन बोल रहा है वो मैंने आपको समझा दिया कि हम, है ना, इनहेरिट भी करना चाहते हैं कैरेक्टर्स को, स्पीसीज को मेंटेन भी करना चाहते हैं, बट ये भी ध्यान में रखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हेलो, इसी यस हिसाब से सारा एडेप्टेशन, इसी हिसाब से सारा रिप्रोडक्टिव फिटनेस काम कर रहा है। ठीक है ना, सो दे आर एडेप्टेड टू द हैबिटेट बेटर। एक रहेगा दो रहेगा तो चलो संभाल लेगा। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny। देखो यहाँ पे हम लोग देखो more progeny, and there would be a change in a population characteristics, and hence new forms appear to arise। अब आप देखना कि वो डॉगीज बच जाएंगे छोटे छोटे, जिनमें एग्रेसिवनेस है जो है ना। अब ये जब वो इनहेरिट करेंगे आगे की जनरेशन में कैरेक्टर को, तो वो सारी जनरेशन आगे एग्रेसिव डॉग्स की आएंगी, बराबर है ना, एग्रेसिव ब्रीड्स आएंगे। वो तो चले गए जो दब रहे थे, डर रहे थे, इंसान को देखा भाग गए, है ना। आप नोटिस करना, आप मतलब पपीज को दिख गए ना एक भी इंसान, तो बराबर बेटा वो पीछे पीछे आ जाते हैं, आपको पीछे आते हैं, ढूंढते ढूंढते, आप स्मेल करते करते करते, आप देखो इंसान दिखा तो उसको स्मेल करते करते आते हैं। उनको कौन बताता है, कोई बुक है? नहीं है। इट्स जस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव। उसको पता है अगर ये लेके गया घर तो मेरी जिंदगी सफल है। नौकरी होती है उसकी, जॉब है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरे को लेके जाओ, मेरे को खाना खिलाओ, है ना, यही तो होता है और क्या। इजी। हेलो, है ना। यस सो सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी, तो जो सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे मैं आप ह्यूमन बींग्स के अगर बारे में बात करते हैं हम लोग, क्रो मैग्नॉन मैन, निएंडरथल मैन, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमोसेपियंस, अब ये सब थे ना, सभी थे। बहुत झगड़ा हुआ इनका, बहुत मारा पीटी करी, पत्थर फेंक के मारे, भाले फेंक के मारे, न जाने क्या क्या किया भाई। पता है होमोसेपियंस जीत गए। जीत गए तो उन्होंने बेटा अभी बुक्स लिखी, उनके बारे में भी लिखा, जिनको मारा है उनको भी ढूंढा, है ना। बट उस समय उनको नहीं पता था कि वो भी ह्यूमंस है। उस समय उतना ही उनको यही पता था कि मुझे सरवाइव करना है। हेलो, सो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो भी, अब ये वही सर्वाइवल विल लीव मोर प्रोजेनी, तो बस होमोसेपियंस की प्रोजेनी तो चलती चली गई, बाकी सारे खत्म हो गए, उनका कंपटीशन खत्म हो गया। दैट्स हैपनिंग। ठीक है,
तो ये है बेटा प्रॉपर फंडा जो आपको देखने को मिलता है। सर्वाइवल्स विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देन वर्ल्ड देयर वुड बी अ चेंज इन अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर्स टू अराइज। तो वहां पे एक ऐसी प्रोजेनी तैयार होने लग जाती है जो आगे चल करके इतनी डिफरेंट हो जाती है, जो उनके एंसेस्टर से भी अलग हो जाएगी, जिससे ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये तो नया स्पीसीज है, बट इसके लिए बहुत बहुत समय लगता है। ठीक है, इस तरह से नए स्पीसीज भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डार्विन किसके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आता है बच्चों थॉमस मैल्थस। हेलो, यस, यस सर। है ना। तो ये क्वेश्चन आता है। नाउ देखो इसके बाद में है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन तो आप समझते हो, इसका सारा जो भी डिपेंड करता है वो डेफिनेटली बेटा, है ना, हम लोग नेचुरल सिलेक्शन तो बोलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नेचर क्या सिलेक्ट करेगा? वेरिएशंस को। अब ये वेरिएशंस कैसे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं, इसके आंसर्स मेंडल ने दिए हैं या तो मॉर्गन ने दिए हैं, है ना, बराबर। वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं? म्यूटेशंस, ठीक है, या रिकॉम्बिनेशंस, ये सारी चीजें। So, mechanism of evolution. What is the origin of this variation and how does speciation occurs? Now, ये जो वर्ड है ना, आपको पहली बार एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। देखो, ये जो नया स्पीसीज बनता है, आप बोल रहे हो, वो कैसे बन जाता है? तो जो एंसेस्टर स्पीसीज है उससे नया स्पीसीज कैसे बन जाता है? सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन? तो ये ओरिजिन कैसे आते हैं, वेरिएशन आते कैसे हैं? इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ द इनहेरिटेबल फैक्टर्स, तो मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में बात की, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, है ना। डार्विन इधर इग्नोर्ड दोज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। अब या तो उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला, या तो उसने नजरअंदाज किया। क्योंकि अगर उसने, मे बी लोग तो बोलते हैं कि अगर उसने उस तरफ मेंडल की तरफ लोगों देखा होता तो इसका थोड़ी ब्रेक थ्रू होता था। वो तो ब्रेक थ्रू है ना मेंडल ने जो बताया, क्योंकि ये तो बता रहा है कि बहुत सारे अलग अलग कलर है, उनमें से जो है एक सिलेक्ट होता है ना। वो तो मेंडल ये बता रहा है भाई अलग अलग कलर कैसे बनते हैं, ये देखो ना, मैं इधर ओरिजिनल चीज दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो आप, है ना। तो यस ब्रेक थ्रू, जो ब्रेक थ्रू था वो तो उसका था, मेंडल का। तो इसने तुरंत बेटा, है ना, हमें वैसा मानते हैं कि पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी लोग तो, हम तो जानते ही नहीं ना उनका क्या चल रहा था वहां पर। सो इधर इग्नोर्ड दिस ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस, ठीक है, चुपचाप रहा, कुछ बोला ही नहीं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है ह्यूगो डी व्राइस। ये बंदा आप लोग नोटिस करा, ह्यूगो डी व्राइस, कोरेंस और शेमैक, है ना, वो यही है ना। इसने ही मेंडल के वर्क को फिर से बेटा रिपब्लिश किया था फ्लोरा में, बराबर, है ना, ह्यूगो डी व्राइस। तो ये जो बंदा है, बेस्ड ऑन हिज वर्क, इसने भी बहुत मेहनत की ऑन इवनिंग प्राइम रोज। देखो ये वाला यहाँ पे लिखा है, इवनिंग प्राइम रोज नाम का जो प्लांट है उसके ऊपर उन्होंने काम किया। ब्रॉड फॉर द आइडिया ऑफ द म्यूटेशन, इसने म्यूटेशन वाला आइडिया लाया। अब इसका जो जो फंडा है ना, थोड़ा सा समझो चीज को। इसने एक आइडिया लाया म्यूटेशन वाला। अभी म्यूटेशन वाला आइडिया का क्या मतलब है भाई? His work on evening primrose brought forth the idea of the mutations, इसने म्यूटेशन वाला आइडिया लाया। अब ये क्या कहता है कि जो भी म्यूटेशंस होते हैं, अगर हम म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, लार्ज डिफरेंसेस अराइज सडनली इन अ पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि नया स्पीसीज बन रहा है, जिराफ दिख रहा है, जिराफ, डायनासोर की जगह ह्यूमन बींग आ गया, देखो 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 ह्यूमन बींग आ गया। कैसे आया? नहीं, वो वहां पे एक एनिमल पड़ा था, उसमें म्यूटेशन हो गया, अचानक से उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, नया एनिमल। बेटा लार्ज डिफरेंस नहीं आता म्यूटेशन में, प्रॉब्लम यही है, यही फंस गया है। म्यूटेशन बेटा बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, कभी सक्सेस भी होता है, कभी नॉनसेंस म्यूटेशन होता ही नहीं होता है। तो इसको जो लगा कि नहीं एकदम से भयंकर चेंज हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। म्यूटेशन स्लोली एक्यूमुलेट होते हैं। हेलो, कंसेप्ट समझो आप। गलती इसकी लार्ज डिफरेंसेस अराइज बोल रहा है, लार्ज डिफरेंसेस, लार्ज डिफरेंसेस, है ना।
एकदम से टेल गायब हो गई, एकदम से टेल आ गई, ये लास्ट डिफरेंस होता है। डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन, डिसकंटिन्यूअस जो कि लार्ज स्केल पे होगा। सडनली एक जनरेशन में पूंछ वाले बच्चे पैदा होने लग गए, सो दैट्स इट, है ना। सो लार्ज डिफरेंसेस अराइज सडनली इन अ पॉपुलेशन। ही बिलीव्ड दैट म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन, उसके हिसाब से म्यूटेशन ही कॉज है इवोल्यूशन का, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस। उसके हिसाब से जो माइनर वेरिएशन छोटे छोटे होते हैं वो नहीं कॉज करते, हेरिटेबल, ठीक है। सो दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, डार्विन जिसके बारे में बात कर रहा था कि हाँ ये छोटा सा चेंज होता है, फिर वो आगे जनरेशन में जाता है, फिर उसमें और एक चेंज होता है, तो ये एक चेंज, उसका एक चेंज, फिर और एक चेंज, और एक चेंज, आगे आगे जनरेशन में ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, और इतना कि एक दिन वो नया ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये डार्विन का फंडा है। आपको समझ में आ रहा है डार्विन का फंडा कैसा है? यस सर। है ना, मतलब ऐसा है कि एक बच्चा पैदा हुआ, फिर आज उसने, है ना, रेंगना शुरू किया, फिर परसों चलना शुरू किया, फिर बोलना शुरू किया, फिर खाना शुरू किया, ऐसे करते 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 सब कुछ सीखते सीखते 20-25 साल बाद एक ऐसा मैच्योर्ड पर्सन तैयार होता है जो बिल्कुल अलग होता है, जो बचपन में थे ना वैसा नहीं होगा। ये डार्विन वाला कंसेप्ट है ना। यूगो डिवराइस वाला कंसेप्ट है, इधर बच्चा पैदा हुआ तुरंत लाओ, है ना, मैं तो अभी कोई तो किधर नीट का पेपर है लाओ मेरे को देने का है, ये नहीं, ऐसा वाला डार्विन का खंडा नहीं, इसका है यूगो डिवराइस का, जरन तुरंत लार्ज स्केल म्यूटेशन। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो म्यूटेशंस आर रैंडम, है ना। वो कहता है देखो म्यूटेशंस क्या बात है, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। उसको बोलता है सडनली म्यूटेशन कहीं पे भी किसी में भी किसी वक्त भी हो जाते हैं, while Darwinians variations are small and direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया फिर वो हो गया, एक बेस पे आज बदला, दूसरा बेस पर कल बदलेगा, एक नया जीन बनेगा साइलेंटली चुपचाप। तो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज अ ग्रेजुअल, ऐसी प्रोसेस है बेटा डार्विन के लिए, ग्रेजुअल, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। while for the De Vries, Hugo De Vries believed mutation can cause the speciation, एक म्यूटेशन हो गया नया स्पेसीज तुरंत, इसको उसने सल्टेशन कहा, जंपिंग। और आपको अगर याद हो तो मैंने वेरिएशन के दो टाइप आपको बताए हैं, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को सॉल्टेशन लिख के दिया है आपके नोट्स में, इफ यू रिमेम्बर। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन सॉल्टेशन है, जंप करना। सॉल्टेशन मतलब क्या बेटा? सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जंप। सो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, आप इवन नर्वस कंडक्शन में पढ़ते हो ना, नर्वस कंडक्शन में सल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, एक नोड ऑफ रणवीर से डायरेक्ट इंपल्स दूसरे नोड ऑफ रणवीर पे जंप कर जाता है, उसको सल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेशन, सॉल्ट जंपिंग। So single step large mutations. So studies in population genetics later brought out some clarity. तो जैसे जैसे हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ा, मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब बच्चों वही हार्डी वेनबर्ग लॉ, फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है, जीन फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है, अलील्स कैसे आते हैं, ये सब जब हमने धीरे धीरे पढ़ा तब पता चला, क्लैरिटी आई कि एक्चुअली कौन सही है। दोनों दोनों के कंसेप्ट प्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं उनके पास में, ठीक है। एक्चुअली उसी वक्त अगर डार्विन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया होता मेंडल को, तो प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। सो लेटर ब्राउट आउट द सम क्लैरिटी, उसके बाद कुछ क्लैरिटी आई है। तो बच्चों ये रहा कंसेप्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये वाला फंडा है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको तो पढ़ा है एक्चुअली, मैंने न्यूमेरिकल्स इसके कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या क्या फंडा दिया गया है ना, मतलब जो फाउंडर इफेक्ट एंड ऑल, ठीक है,
वो सब हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन बचता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, हिस्ट्री जो है इवोल्यूशन की उसके बारे में, ये डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एंड देन लास्ट विल सी द ह्यूमंस, है ना, मैन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। तो बेटा आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। जितना मैंने आज बताया है उसको फिर एक बार रीड करो, पर ये समझो, मतलब मैं इस चैप्टर से जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी। हेलो, है ना। जब आप इधर उधर ये नोट्स वो पढ़ते हो ना, आपको स्कोर ही नहीं आता जो आपको एक्चुअली चाहिए नीट में, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है यार वो जो चाहिए, है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, है ना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।